नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राहा क्लासेस। हम वही अपना 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा था 4 समकालीन दक्षिण एशिया और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ला चुके हैं। अब बचे हुए टॉपिक हम इस पार्ट में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और नेपाल हमने पढ़ लिया था। अब हम बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश 1947 से 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। दो पाकिस्तान बने थे, हालांकि एक बना था पूर्वी पाकिस्तान और एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान बना था वो आज के टाइम में बांग्लादेश है। 1971 के बाद वो बांग्लादेश बन गया था। अंग्रेजी शासन के समय यह हिस्सा बंगाल और असम को विभाजित करके बना था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब बंगाल और असम को विभाजित करके ये जगह बनाई गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान ने यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपने का प्रयास किया, जिससे लोगों ने बंगाली संस्कृति एवं भाषा के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपी, जिससे कि जो बांग्लादेश के लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने अपनी बंगाली संस्कृति और भाषा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसा हुआ। फिर 1970 में चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने सारी सीटों पर उनको जीत हासिल हुई। जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए थे वो सारी उन्होंने जीत ली। फिर सरकार पर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा जाता था। जो पूर्वी पाकिस्तान की सरकार थी उस पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। इस कारण शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आए जनरल याहिया खान, उन्होंने सैनिक शासन लगा दिया लोकतंत्र हटाकर। और फिर जो पाकिस्तानी सेना के हाथों कई लोग मारे गए। ठीक है। इसी कारण पूर्वी पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज थे वो भारत आए और फिर भारत ने उन्हें मदद दी। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, जिसमें भारत जीत गया और फिर बांग्लादेश एक नया देश बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और फिर बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। और सन 1975 में 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, जो शासन व्यवस्था थी उसको अध्यक्षात्मक शासन करने में प्रयास किया। अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है, मैंने करा रखा है, जिसमें राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की। फिर 1975 में सेना ने बगावत की और सेना के हाथों शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। और फिर 1991 के बाद से सक्सेसफुल लोकतंत्र कायम रहा है बांग्लादेश में। कब से? 1991 के बाद से। ठीक है। वर्तमान में यहाँ पर लोकतंत्र ही है। शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो हम भारत और बांग्लादेश के संबंध पढ़ते हैं। हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध कैसे हैं? विवाद भी है, सहयोग भी है। विवाद कितनी चीज़ों को लेकर है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। और भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात हैं, उनका समर्थन बांग्लादेश करता है, इस चीज़ को लेकर विवाद है। भारत में अप्रवास को लेकर बहुत विवाद है। भारतीय सेना को अपने इलाके से रास्ता ना देना पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ जाने के लिए भारतीय सेना को बांग्लादेश अपने इलाके से रास्ता नहीं देता है, मना करता है कि आप वहाँ से मत जाइए। तो ये सारे तो विवाद हो गए। और सहयोग भी है, कुछ सहयोग भी है। देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे संबंध अच्छे हैं। आर्थिक संबंधों में सुधार, मतलब व्यापार में बहुत अच्छे हैं हमारे संबंध। बांग्लादेश पूर्व की ओर चलो की नीति का हिस्सा है। जो पूर्व की ओर चलो नीति है इंडिया की, आसियान के जो देश हैं उनके साथ व्यापार करने की एक नीति है, उसे कहते हैं पूर्व की ओर चलो नीति, म्यांमार होते हुए। तो बांग्लादेश उस नीति का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पर काफ़ी सहयोग, काफ़ी हेल्प की है इंडिया ने बांग्लादेश की। ठीक है। तो ये हो गए बांग्लादेश के साथ। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। देखिए, श्रीलंका में 1947 में अपना इंडिया आज़ाद हुआ था, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। तो दोनों में आज़ादी के बाद से अब तक लोकतंत्र सक्सेसफुल कायम है। आज़ादी के बाद भारत से
तमिल लोग श्रीलंका में बस रहे थे जिन्हें सिंगली लोगों ने विरोध किया। जो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है वो सिंगली और तमिलों के बीच में है। जो मूल निवासी हैं श्रीलंका के वो सिंगली लोग हैं। तो जो आज़ादी के बाद जो भारत से जो तमिल लोग श्रीलंका में बसने गए थे तो सिंगली लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो श्रीलंका है ये सिर्फ हमारा है, सिर्फ सिंगलियों का है। सिंगलियों का कहना है कि तमिलों के साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगलियों का है। ठीक है, सिंगलियों ने ऐसा कहा कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, ये जो श्रीलंका देश है ये सिर्फ हमारा है, ये सिर्फ सिंगलियों का है। फिर 1983 में 1983 में एक संगठन बना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे जिसे शॉर्ट में कहते हैं। उन्होंने तमिलों के लिए नए राष्ट्र की मांग की। जो भारत से तमिल बसे थे वहाँ पर इन्होंने तमिलों के लिए एक नए देश की मांग की। फिर भारत सरकार ने, जो इंडिया की सरकार थी, 1987 में श्री राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो थोड़ी शांति सहयोग के लिए इन्होंने 1987 में श्रीलंका की सरकार और तमिलों के बीच समझौता और रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। हमारी इंडियन आर्मी को उन्होंने श्रीलंका भेजा, जो श्रीलंका की सरकार है और तमिलों के बीच उनके बीच थोड़ी शांति सहयोग के लिए, रिश्ते सामान्य रखने के लिए उन्होंने भारतीय सेना को भेजा। फिर 1989 में भारत सरकार ने अपनी सेना वापस बुला ली बिना कोई लक्ष्य हासिल किए, क्योंकि श्रीलंका की जनता को लगता था कि भारत हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। इसलिए भारत ने 1989 में बिना कोई लक्ष्य हासिल किए वापस बुला ली अपनी सेना। तो ऐसा हुआ, ये जातीय संघर्ष है श्रीलंका में। तो अब हम भारत और श्रीलंका के संबंध देखते हैं। हमारे अब श्रीलंका के साथ कैसे संबंध है। विवाद और सहयोग तो होता ही है किसी न किसी देश में। जातीय संघर्ष तो है ही, तमिल और सिंगलियों के बीच जो है। ठीक है, 1987 में जो सैन्य हस्तक्षेप किया था, जो सेना भेजी थी, भारत सरकार ने जो सेना भेजी थी श्रीलंका में, भेजी तो उन्होंने शांति के पर्पज से थी, लेकिन उनको लगा था कि अंदरूनी दखलंदाजी भारत सरकार श्रीलंका में कर रही है। तो ये तो हो गए विवाद के मुद्दे। और सहयोग के मुद्दे क्या हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत। जो मुक्त व्यापार पर दस्तखत है, दोनों के बीच अच्छे से व्यापार हो रहा है। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही से भारत ने आर्थिक सहायता दी। जो श्रीलंका में सुनामी आई थी उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो भारत ने पुनर्निर्माण के लिए बहुत हेल्प करी थी श्रीलंका की। और 1989 में सेना वापस भी बुला ली थी। ये भी एक तरह से सहयोग ही हुआ। भाई क्यों ज़बरदस्ती हम किसी के मामले में घुसे, तो इसलिए इन्होंने सेना वापस बुला ली थी। जो श्रीलंका है ये विकासशील देशों में पहला ऐसा देश है जिसने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया, और यही एक ऐसा पहला देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिसने लिबरलाइज़ किया। उदारीकरण क्या होता है, अगर वैसे तो कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था में कुछ बंदिशें होती हैं सरकार की तरफ से। अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी हो तो आप लाइसेंस परमिट लोगे, लेकिन उदारीकरण से वो सारे जो जितनी बंदिशें होती हैं वो हट जाती हैं उदारीकरण से। तो ऐसा श्रीलंका ने विकासशील देशों की लिस्ट में सबसे पहले किया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मालदीव की तरफ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर भी। मालदीव जो है ये हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। मालदीव 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था, मतलब एक किंगडम हुआ करता था, किसी का राजा महाराजा का यहाँ शासन था। 1968 से यह एक गणतंत्र बना। 1968 से मालदीव एक रिपब्लिक बन गया और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो है जिसमें राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं। और जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाने के पक्ष में मतदान दिया। मालदीव की संसद ने जून 2005 में क्या कहा कि हमारे देश में भी, मालदीव में बहुदलीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, मतलब और भी विपक्ष पार्टियां होनी चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए जैसे हमारे इंडिया में है। एमडीपी यहाँ की मुख्य पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ की मुख्य पार्टी बीजेपी है, तो एमडीपी यहाँ की मुख्य पार्टी है। राजनीति में इसका ज़्यादा दबदबा है। ठीक है, एमडीपी की फुल फॉर्म क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और 2005 से यहाँ पर विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता मिली। ठीक है, अब तो खैर लोकतंत्र है ही यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी है साथ के साथ। ठीक है, और अब हम मालदीव के साथ अपने संबंध पढ़ते हैं। देखिए, भारत और मालदीव के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारे संबंध वैसे ही बहुत अच्छे हैं। भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे हैं। 1988 में 1988 में क्या होता है, श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिक आए थे और उन्होंने मालदीव पर कब्जा कर लिया। फिर मालदीव ने क्या किया, भारत से सहायता मांगी।
भारत ने तुरंत वायुसेना और नौसेना मतलब नेवी और एयरफोर्स के जरिए मालदीव को मदद दी और तमिल सैनिकों को भगा दिया, जो श्रीलंका से भाड़े के तमिल सैनिक आए थे उनको। और आर्थिक विकास में काफ़ी मदद की है भारत ने मालदीव की। पर्यटन में जो पर्यटन है, पर्यटन मालदीव का बहुत ही इकोनॉमी का मुख्य स्रोत पर्यटन ही है। यहाँ पर देश विदेश से बहुत पर्यटन जाते हैं मालदीव में। और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद की है भारत ने। तो मालदीव के साथ भारत के कुछ ऐसे संबंध हैं हमारे साथ, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कोई आपकी क्यूरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही में बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हर लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।